तो चलिए शुरू करते एक हिंदी कहानी वसीयतनामा। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राजप्रसाद जैसा लक्ष्मी निवास आज उदास दिखाई पड़ रहा था। राज ग्रुप की चेयरपर्सन 75 वर्षीय राजलक्ष्मी जी के गोलोक गमन के बाद से विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका दुर्गा देवी की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों के पपोटे स्पष्ट कह रहे थे कि वह रात भर आंसू बहाती रही है, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के गण्यमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह और कमल राज सिंह की नजरों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। जयराज ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार गए थे। जयराज सिंह के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ और शांति से संपन्न हो गया था। यद्यपि कि अभी भी शोक संतप्त परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था, घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से सोनलता जीजी का माँ जी के पास आना जाना ज़्यादा बढ़ गया था। वह अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार मंत्रणा करती रहती थी। वही बहू सुमंगला और छोटी बहू राजेश्वरी से उन लोगों के बीच बार बार की आपसी मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच होने वाली राय मशविरा, विशेष रूप से वह भी फुसफुसाहट में राजेश्वरी को चिंता में डाल दिया था। वह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा है। सुमंगला जो शांत और संतोषी थी, उनका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसीलिए उनको दखल अंदाजी करने का कोई हक बिल्कुल भी नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची राजेश्वरी उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सांस राजलक्ष्मी से मीठी मीठी बातें करती रहती। शायद माँ जी के मुँह से किसी क्षण उनके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए तो, परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद वह कुछ भी जानने में विफल रही थी। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन राय लक्ष्मण राज का हृदयाघात से स्वर्गवास हो गया था। राजलक्ष्मी देवी कुछ महीनों तक तो शोक संतप्त होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देख उन्होंने अपने शोक को तिलांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगी। उनके कुशल निर्देशन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। राज ग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे जयराज और कमल राज ने मां के अधीन पहले की तरह ही काम करते रहे। राजलक्ष्मी जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और
ज़रूरत का ध्यान रखा था, इसलिए माँ जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सुमंगला, ये तुम्हारे लिए डायमंड का सेट, डिजाइन पसंद न हो तो रमेश जी को फोन कर देना। माँ जी, ये बहुत सुंदर है। सुमंगला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजेश्वरी, आप यूरोप जाने की बात कर रही थी ना? ये आप दोनों के लिए यूरोप की ट्रिप की टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है। मैंने कमल को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। राजेश्वरी खुश होकर बोली, माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती हैं? उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। जय का बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा है तो बेटी यूएम में एमबीए कर रही है। कमल के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। राज ग्रुप की गणेशोत्सव और दीपावली की पार्टी का लोगों को इंतजार रहता था। जयराज तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु कमलराज और राजेश्वरी दोनों हाथ से पैसा उड़ा रहे थे। कमल को रेसिंग का चस्का था तो राजेश्वरी को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। जयराज ने जब भी कमल से होने वाले खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माँ जी के सामने अपने दिल के गुबार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि कमल के अंदर बचपना है, ज़रूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि कि वह स्वयं भी उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वह उनकी भी नहीं सुनता था। स्वर्णलता देवी उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी। लखन राय ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर रामेश्वर दयाल के बेटे रंजीत शाह से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह लालची लोगों के बीच में फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वह उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहते थे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती, परंतु राजलक्ष्मी जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटों को हवा भी नहीं लगने दी और यही वजह थी कि जयराज सिंह बहन के लालची स्वभाव के विषय में बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों स्वर्णलता जीजी यहीं पर रह रही थी और सुमंगला ने गौर किया था कि राजेश्वरी के साथ घुट घुट कर बातें हुआ करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं राजेश्वरी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह मेहमानों की व्यवस्था में लगातार व्यस्त रह रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिएगा सुमंगला भाभी? सुमंगला क्षण भर को हचकचा गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माँ जी का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माँ जी ने कहा भी था कि आपको बहुत पसंद है तो आप ही ले लेना, मैं तिजोरी खोलूंगी तो आपको दे दूंगी। सुमंगला समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही कुछ तय हुआ होगा। वह राजेश्वरी की बात सुनने को उत्सुक थी, तभी वह बोली, जीजी, माँ जी जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थी। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी, तब देखा था, वह तो मैं माँ जी का ही पहने हुई थी। सुमंगला चौंकी थी। माँ जी ने सतलड़ा हार कमल की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी थी। तभी राजेश्वरी बोली कि माँ जी ने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। यह सुनते ही
जी बिगड़ गई, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों का मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती कहकर सुबह सुबह कर रोने लगी। सुमंगला उन्हें चुप कराने में लगी थी, तभी रंजीत, कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब जयराज को सब बात मालूम हुई तो वह बोले, चाबी किसके पास है? मंगला और राजेश्वरी दोनों ही उस जगह बार बार जाकर चाबी खोजती रही, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठी कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी सोनलता तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठकर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उनको चाबी मिल गई थी। वह नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने चाबी जयराज की हथेली पर रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है, जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। जीजी की इस तरह की बातों हरकतों को देख दोनों भाई सन्नाटे में आ गए और उनको खुश करने के लिए जयराज ने आगे बढ़कर उनसे बोले, अब आप ही खोलिए, माँ जी के बाद आप ही घर की बड़ी हो। जय, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ, वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बमंडल खड़ा हो गया। उसमें से महारानी हार, सतलड़ा और चंपाकली जैसे एंटीक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही सुमंगला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह धम से वहां पड़े सोफे पर बैठ गई थी। उनकी आंखें बंद अवश्य थी, परंतु उनकी आंखों के सामने सांस के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार, सतलड़ा, चंपाकली, नगीने जड़ी करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर राजलक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें पहना था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। सुमंगला बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु राजेश्वरी भला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने स्वर्णलता पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होगे। दोनों बहुएं नन की चालाकी देख आश्चर्य से भर उठी थी। स्वर्णलता तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिल बांट कर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर ही हो। जाने माँ जी कैसे रहती थी? तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। स्वर्णलता के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खींच गई थी। सबकी सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। राजेश्वरी कभी नंद को कभी जेठानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। जयराज ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना और बात खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे। माँ जी का वसीयतनामा पढ़ने के लिए। माँ जी की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। कमल का कहना था कि बंटवारे की क्या जरूरत है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे, उसने 10 करोड़ रुपए
इधर से निकलकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताकर अपनी बताता है, जिस वजह से माँ जी के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील तुषार घोष आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियाँ, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे। 91% शेयर राजलक्ष्मी जी के थे और 9% दोनों बेटों के बच्चों नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। सोनलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। यह एक अटूट सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वह कम ही प्रतीत होता है। वकील साहब चले गए थे, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। मुखा जीजी मौन थी, मानो मन ही मन वह कोई योजना बना रही है। वह और रंजीत जीजाजी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए थे। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी कमल नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी सोनलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। जयराज ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर वह भी तेज में बोली, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि सोनलता जीजी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि माँ राजलक्ष्मी जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को सोनलता और कुंवर रंजीत सिंह से नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक सोनलता देवी का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब ये वसीयतनामा तैयार करवाया, उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। कमल का कहना था कि यह कुंवर रंजीत के खुराफाती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सबके खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीज प्रस्फुटित होकर पुनः वृक्ष बनकर लहलहा उठे थे। शांत जयराज भी भविष्य के प्रति संकल्प हो उठे थे, परंतु भीरू स्वभाव के जयराज ने सोनलता देवी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों के उम्र में काफ़ी अंतर था। इसीलिए वह किंकरता विमूढ़ से हो गए थे। कमल राज नाराजगी भरे स्वर में बोले, जीजी को तो पहले दोस्तों कहानी में आगे क्या हुआ सुनेंगे पार्ट 2 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।